जी, आज आपको 79th एपिसोड द हॉट इशू में वेलकम करता हूँ। आज तीन मौज़ूआत पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई हो रही है उसके हवाले से, फिर पाकिस्तान में जो मरीम नवाज़ ने कॉल दे दी है मुज़ाहरों की और एहतजाज की और जलसों की, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात 15 नवंबर को मुतवक्को हैं उसके जो गठजोड़ हैं उनके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया की। इसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल बनता जा रहा है, और वो इस तरह बन रहा है कि पाकिस्तान ने तुर्की के कहने पर 300 पाकिस्तानी फ़ौजी पहली खेप के तौर पर अज़रबैजान भेजे हैं, जो कि अक़दाम के शहर में पहुंच चुके हैं। इन फ़ौजियों को उनके रैंक के मुताबिक $2000 से $1500 मंथली उनको दिया जाएगा, ऑन टॉप ऑफ देयर ओरिजिनल तनख्वाह जो पाकिस्तान में उनको रुपयों में मिलती है, और ये वहाँ पे टर्किश कमांड के नीचे लड़ेंगे। यानी मैं जो बात बार बार करता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी दरअसल एक मर्सनरी आर्मी है। आप पैसा दे के इसको किसी के भी खिलाफ लड़वा सकते हैं। ये वही आर्मी है जो यमन में लड़ती रही है, ये वही आर्मी है जो जॉर्डन के साथ मिलके फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ एंड ऑफ 60s में लड़ती रही है। ये वही आर्मी है जिसने अमेरिका की जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी, और ये वही आर्मी है जो पैसे लेकर अब अज़रबैजान पहुंच चुकी है, और अज़रबैजान में ये रूस के बॉर्डर के साथ साथ जो है ख्याल किया जा रहा है कि इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा तुर्की ने जो सीरिया है वहाँ से भी जो आइसिस वगैरह के जो मलेशिया है, इस्लामिक मलेशिया, उनको अज़रबैजान पहुँचाना शुरू कर दिया है। उनको मंथली $900 से $1300 तक फ़ीकस के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है। और ये देख रहे हैं, इस हवाले से आप देख सकते हैं कि किस तरह तुर्की जो है वो अपने पांव इस इलाके में फैला रहा है, इसकी सियासत में फैला रहा है, और जुग्राफियाई सतह पर भी फैला रहा है। आर्मीनिया और अज़रबैजान जो है इसके अंदर जो जंग है ये हो रही है नागोर्नो कराबाख में, और ये नागोर्नो कराबाख में 1988 से लेके 1991-2 तक भी यहाँ पे जंग रही है अज़रबैजान और आर्मीनियंस के दरमियान। नागोर्नो कराबाख का जो इलाका है ये अज़रबैजान का इलाका है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो आर्मीनियन की हुकूमत है, और आर्मीनियंस जो है ये क्रिश्चियन हैं, अज़रबैजान जो है ये मुस्लिम है। तो इसलिए इसके अंदर अब एक मजहबी एंगल भी आ रहा है, और यही वजह है कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जो सीरिया में जो मलेशिया है, आइसिस और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनको आमादा उसने किया है कि वो आए और इस जंग में हिस्सा लें। इस जंग से के बहुत जल्द फैल जाने का ख़तरा भी है कि ये रीजनल वार जो है ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है। उसकी वजह ये है कि इसका बॉर्डर जो है अज़रबैजान का वो लगता है ईरान के साथ, और ईरान के बॉर्डर पर जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में अज़रबैजानियंस जो हैं वो रहते हैं। वो यानी कि उस एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कबीला जो है वो रहता है, और अगर ये जंग फैलती है तो फिर ये हो सकता है कि ईरान का ये जो इलाका अज़रबैजान के साथ लगता है, यहाँ के अज़रबैजानियंस जो हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ बगावत करके अज़रबैजान के साथ जो है वो ईरान के इस हिस्से को मिला दें। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है ईरान भी बराह रास्त जंग में मुलव्वस हो जाएगा या कूद पड़ेगा। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, ये 27 सितंबर को ये जंग शुरू हुई। दोनों कहते हैं, अज़रबैजान कहता है आर्मीनिया ने हमला किया, आर्मीनिया कहता है अज़रबैजान ने हमला किया। दोनों तरफ बराबर का नुकसान जारी है। बहुत सारी जो मिलिट्री बैटरीज हैं वो तबाह हो चुकी हैं, बहुत सारे फ़ौजी मारे जा चुके हैं, बहुत सारी जो है और फैसिलिटीज़ जो हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज़ और इंस्टॉलेशन जो है वो तबाह और बर्बादी का
शिकार हैं दोनों तरफ। तो इसमें जो रूस है वो सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान की, आर्मीनिया की, और जो टर्की है वो सपोर्ट कर रहा है आर्मीनिया की। तो ये जो है एक मैं उल्टा कह गया। अज़रबैजान जो है उसकी सपोर्ट जो है वो कर रहा है टर्की, और आर्मीनियंस जो हैं इनकी सपोर्ट कर रहा है रशिया। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है जिससे इस वक्त हम दो चार हैं। और एक मिन्स्क ग्रुप के नाम से एक तंजीम बनी थी 1992 में, जो उस वक्त जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आर्मीनिया और अज़रबैजान का, उसको रिजॉल्व करने के लिए थी। और इसके अंदर वाशिंगटन है, पेरिस है और मॉस्को, ये तीन इसके को चेयर करते हैं। लेकिन अभी तक जो है वो वाशिंगटन की तरफ से अभी तक वाज़ेह कोई बयान नहीं आया। सिर्फ ट्रंप ने ये कहा कि हम देखते हैं कि ये जंग क्या शक्ल इख्तियार करती है। तो ये तो सूरत हाल आपको मैंने थोड़ी सी बताई अज़रबैजान की। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है, किराए की टट्टू है इसकी, कि ये कैसे इमरान ख़ान ने अप्रूवल दे के तो ये भेजे हैं, और इनका पाकिस्तानी अवाम को नहीं बताया उन्होंने। बहरहाल आगे चलते हैं। पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को हुई थी, और उस 20 सितंबर की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, लीडर हैं, और जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 3 बार रह चुके हैं, और आखिरी दफ़ा उनको निकाला गया फ़ौजी साजिश के ज़रिए, और इमरान ख़ान को एक मसनूई इलेक्शन का ढोंग रिचा के लाया गया। तो उनकी तकरीर जो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उसने एक तहलका मचा दिया और उसने सबको मजबूर कर दिया एक पेज पर आने के लिए। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये बताया है कि किस तरह ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग इमरान ख़ान के धरने के दौरान उनको राब्ता करते रहे और कहते रहे कि वो किसी तरह से इस्तीफ़ा दे, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार किया। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी बताया कि किस तरह से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो सिविल मामलात में मदाखलत करे। तो इसके बाद जो है वो फौरी तौर पर शहबाज शरीफ जो हैं, जो सदर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और 5 मेंबर ऑफ सूबाई असम्बली जो थे, पंजाब असम्बली के 5 मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के 5 जो मेंबर हैं प्रोविंशियल असम्बली के, उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की तो इस वक्त तनाव इतना ज़्यादा है कि उनको फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया। यानी कि इस वक्त जो शख्स भी इस वक्त रियासत के साथ या हुकूमत वक्त के साथ या फ़ौज के साथ ताल्लुकात बनाएगा या मिलने की कोशिश करेगा विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्टी सेंट्रल कमेटी, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो अब मरीम नवाज़ ने इस बैकग्राउंड में ये ऐलान किया है कि वो छोटे शहरों से बहुत जल्द जलसों का सिलसिला शुरू करेंगी। आज मेरा जो मजमून छपा है मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उसमें भी मैंने यही तज़िया पेश किया था कि अब छोटे शहरों से मुजाहरे शुरू होंगे और जलसे शुरू होंगे और इनसर्कलमेंट होगी मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स की, यानी बड़े शहरों को इनसर्कल किया जाएगा और फाइनली जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के इस टट्टू को, जिसका नाम इमरान ख़ान है, इसको रवाना कर दिया जाएगा। तो अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरफ। अब आप देखें कि एक तरफ अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तरफ कश्मीर के अंदर ये बाज नहीं आ रहे, बार बार आतंकवादी भेज रहे हैं, बार बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहे हैं। और आज भी LOC पर फायरिंग के नतीजे में 2 से 3 कुछ की खबर है कि 2 और कुछ कह रहे हैं कि 3 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं इनकी फायरिंग की वजह से। यानी कि ये इमरान ख़ान की ज़िंदगी की तवालत डिपेंड करती है प्रोवोकेशन पे, कि ये अब आवाम को किधर किधर आवाम की तवज्जो जो है वो उसको डाइवर्ट करे ताकि लोग उसकी तरफ ना देखें, उसके फेलियर्स की तरफ ना देखें। तो इस में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से ईरान और चाइना को बीच में जंप करना पड़ा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक शिया मौला अली के मानने वाले जो हैं, शिया डोमिनेंट एक खिता है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और चाइना ने ईरान को कह के तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है शिया ऑर्गेनाइजेशन, उसको आमादा किया कि वो इमरान खान के साथ कोalition जो है ये इलेक्शन में कोalition बनाए, और इसी तरह से तहरीक इस्लामी को भी। लेकिन तहरीक इस्लामी जो है वो कल उसने ऐलान किया है कि वो इस कोalition से अलहदा हो रही है, और उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट जो अपनी पार्टी है उसके 11 कैंडिडेट्स जो है नॉमिनेट किए हैं। ये जो वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इस्लामी और तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में कोalition हुई है, ये एक अनहोली अलायंस है। इसलिए कि ये शिया जो जमातें हैं, मजहबी जमातें, ये किस तरह से प्रो तालिबान और प्रो वहाबी तंजीमों के साथ इलेक्टोरल अलायंस बना सकती हैं, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर है। और मेरा जो ये ख्याल है कि ये जब अलायंस अनाउंस हुआ तो उसके बाद तहरीक इस्लामी के अंदर जो वर्कर्स हैं उनमें बड़ी चहमगोइयाँ हुई, और उनका प्रेशर इतना बिल्ड हुआ कि फाइनली तहरीक इस्लामी की लीडरशिप जो है उसको ये फ़ैसला करना पड़ा कि वो इस कोalition का मज़ीद हिस्सा नहीं बनेगी। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है PTI, वो अब मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी गिलगित बल्तिस्तान में। दूसरी तरफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है जो अपनी क्रेडिबिलिटी मुकम्मल तौर पर खो चुकी है, यानी कि अवाम की नज़रों में जिस बुरी तरह से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ये तंजीम मजहबी जो है ये अवाम की नज़रों में गिरी है, शायद ही आज तक कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान के किसी भी खिते में या गिलगित बल्तिस्तान या POJK में गिरी हो। क्योंकि इन्होंने जो फ़ैसला किया है वो अवाम के सामने इस तरह से आया है कि अवाम इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है इसको अवाम में पजीराई नहीं मिलेगी। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि ये इलेक्शन PTI अगर जीतती है तो फिर तो ये इन इलेक्शन का कोई फ़ायदा है, और अगर PTI नहीं जीतती तो फिर इन इलेक्शंस का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा बड़े पैमाने पर धांधली जो है वो मुतवक्को है, और ऐसे में जो कौम परस्त रहनुमा हैं और जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के मुखालिफ हैं, उन लोगों का जो है वो इन इलेक्शंस में उतरना जो है वो एक सियासी गलती होगी। मेरा ये नज़रिया है कि मिसाल के तौर पर नाम ले देता हूँ, जैसे मंजूर परवाना एक बहुत बड़ा नाम है, नज़ीर नाजी गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है, इसी तरह से और लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब को आपस में मिलकर जो है वो एक फ्रंट बनाना चाहिए, बॉयकॉट फ्रंट, और इनको इन इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान करना चाहिए। इसलिए कि अगर ये इलेक्शन में जीत के पार्लियामेंट पे चले भी जाते हैं, असम्बली में चले भी जाते हैं, तो ये वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे अगर, तो वो आवाज़ कारखाने में तूती की आवाज़ से ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान के इन ढोंगी इलेक्शंस का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से ये जवाब दिया जाए पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि अब तुम मज़ीद हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और अब हम तुम्हारे किसी भी दाव पेच या किसी भी जाल में नहीं फंसेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और मैं जो आर्टिकल्स आपको भेजता हूँ या जो मैं लिखता हूँ उनका मुतालिया भी किया करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने मवाद डाला होता है ताकि हमारे सियासी वर्कर उसको पढ़ के, उनकी तकरीरों के लिए उसमें मवाद होता है, उसके अंदर एक लाइन भी होती है, उसके अंदर एनालिसिस भी होता है,
तो वो सिर्फ ये नहीं कि उसकी सुर्खी पढ़ के और मेरा नाम पढ़ने के बाद थम्स अप मुझे भेजें, उसको पढ़ें और उस पर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।